हिमालय की गोद में हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। सोचिए, विकास की राह पर बढ़ते इस प्रदेश में क्या क्या चुनौतियां हैं। कहते हैं किसी भी पहाड़ी राज्य के लिए विकास बहुत तेजी से कर पाना हिमालय की चोटी पर चढ़ने के बराबर होता है। पिछले चुनाव में यहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार बनाई। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सीएम साहब होंगे हमारे खास कार्यक्रम में, ये बताने के लिए कि उन चुनौतियों से वो कैसे जूझ रहे हैं जो इस राज्य के सामने है। हम उनसे ये भी चर्चा करेंगे। देखिए, नवरात्र का ये वक्त है और हम मौजूद हैं इस वक्त दुर्गा देवी की ही अवतार तारा देवी जी के मंदिर में। श्रद्धालु भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन पिछले चुनावों में यहाँ पर लोगों ने अपना स्नेह बरसाया था कांग्रेस पार्टी पर, उनको सत्ता में काबिज किया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी ही पार्टी के अंदर से बहुत सारी आवाजें निकल रही थी, बावजूद इसके उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। बहुत सारी मुश्किलें हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं जिससे हिमाचल प्रदेश इस वक्त गुजर रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे खास मेहमान सीएम साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। आइए चलते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाणिम्। तो सीएम साहब में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने नवरात्र में पूजा पाठ दर्शन सब कर लिए माँ की? सब कर लिए, और आज सुबह तो कन्या पूजन भी था। हाँ। बेटियां आई थी, हाँ। उनके साथ पूजन किया और स्कूल से आई थी जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। अपने दर्शकों से मिला दे, एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर पति पत्नी दोनों विधानसभा में बैठते हैं और उनकी पत्नी भी एमएलए है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मैम। तो सीएम साहब, आपके राज्य से लगे हुए दो राज्य हैं, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, और दोनों ही राज्यों में अगर आप देखें तो चुनावी परिणाम बड़े बड़े संकेत दे रहे हैं। शुरुआत हरियाणा से करते हैं जहाँ पर आप भी गए थे प्रचार के लिए। देखिए, हम तारा देवी जी के मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने कहा कि देखो, हमने अयोध्या हो, बद्रीनाथ हो, हमने बीजेपी को हरा दिया, लेकिन अब हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी और कुरुक्षेत्र जीतने के बाद बीजेपी कह रही है कि धर्म के असल झंडा बरदार हम ही हैं। धर्म के नाम पर राजनीतिक बात करना लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता, वो मुद्दों का हिस्सा हो सकता है कि चुनाव के समय हम राजनीतिक लाभ के लिए उनका फायदा उठा सकते हैं। हाँ। कई जगह राजनीतिक लाभ मिलता है, कई जगह राजनीतिक लाभ नहीं होता। जहाँ तक हरियाणा की चुनाव की बात है, मैं पंचकूला गया, वहाँ कांग्रेस जीती। हाँ, कांग्रेस जीती, और मैं कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने अच्छा किया। हाँ। और क्योंकि उनका अलायंस था एनसी के साथ, और एनसी वहाँ जीत कर आई है। हरियाणा का रिजल्ट आपने देखा कि नहीं सीएम साहब? हरियाणा का रिजल्ट से देख रहे थे, मुझे पता है। नहीं, हरियाणा का रिजल्ट भी देखा, और हरियाणा के रिजल्ट में जिस प्रकार से बदलाव आया और जिस प्रकार का अभी हमारे चुनाव आयोग के पास हमारी पार्टी के पदाधिकारी गए, हुड्डा जी भी गए, क्योंकि हुड्डा जी को फील्ड की नॉलेज है, तो कहाँ क्या हो सकता है, तो उस संदर्भ में जो उन्होंने बातें कही है पर उसका आकलन करना बहुत जरूरी है, और उस आकलन के आधार पर हम कह सकते हैं। सीएम साहब, शक है रिजल्ट पे? देखिए, रिजल्ट पर शक, क्योंकि उसी रिजल्ट से आप जीते, जहाँ जहाँ आप जीतते हैं वहाँ वहाँ आप कहते हैं वाह वाह, जहाँ जहाँ पर मामला फिसलता है वहाँ पर शक। अगर आप ये सोचते हो कि राजनीति में शक भागनी, तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? तो ये सब चीजों का आकलन करना चाहिए, जो शक शुबह पैदा हुआ है वो चुनाव आयोग को देखना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। पलट के वो पूछेंगे ना कि जब हिमाचल में आप जीते तब ईवीएम ठीक चल रहा था, तब शक की, ये अगर उनको गड़बड़ी करनी जाए तो ये स्टैंडिंग्स बात होते कि हिमाचल में जीते ईवीएम गड़बड़ है, फिर जिसने ईवीएम बनाई उसने बंद क्यों की? अमेरिका जैसे जापान ने बंद क्यों की? एक बार ऐसा कर देना चाहिए कि आप बैलेट पेपर के माध्यम से जाइए, एक बार देश में बैलेट पेपर के माध्यम से, जब भी अगला चुनाव आए 2029 में वन नेशन वन इलेक्शंस की बात करें, बैलेट पेपर के द्वारा करवाइए, तो थोड़ा जो शक होगा ना वो दूर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अति आत्मविश्वास में चले गए, हमारे साथ गठबंधन करते तो ये हालत नहीं होती। शिवसेना यूबीटी गुट, वहां से महाराष्ट्र के लिए अभी से आर्म ट्विस्टिंग शुरू हो गई है, वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों के आपने
सुनी नहीं। जो उनकी भावना है हाँ। ये एक गुस्से का पल होता है, उसमें भावना व्यक्त करते हैं। और जब इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, उन्माद होता है, ये राजनीतिक उन्माद होता है, ऐसे राजनीतिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ा जाता। उन्होंने अपना गुस्सा निकाल दिया, बाद में सहजता से हम उसको संभाल लेंगे। इस समय उन्हें लगता है कि बीजेपी को हराना ठीक था, अगर गठबंधन होता तो ऐसा हो जाता। ये काल्पनिक बुद्धिमत्ता जहाँ होती है ना, तो उसमें हम नहीं जा सकते, वास्तविकता में जाना चाहिए। वास्तविकता में हम सब जगह वोट, हमारी परसेंटेज भी अच्छी रही है, हरियाणा में भी रही है। और अगर हम कहीं चुनाव किसी के कारण हारे तो उसका दोष वो नहीं है कि वो पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसका दोष कहीं ना कहीं हमारी उस समय की कंपेनिंग और उस समय की परिस्थितियों पर भी होता है। लास्ट मुझे दिन लगता है आप देखिए, आपने चरखी दादरी में भी, पंचकुला, कई जगहों पर आपने कैंपेनिंग की, आपको भी समझ में आ गया था कि हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा की जो लड़ाई है वो भारी पड़ सकती है। देखिए, लोकतंत्र में आपसी मतभेद चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी चलते हैं। मैं कोई अभी से थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो अब स्टूडेंट्स लाइफ से देख रहा हूँ। मैंने सोचा था इस पर मैं बाद में सवाल पूछूंगी, आप मैं तो पहले उस पे आ मैं गए। आपके सवाल का इसीलिए मैंने आप पहले जवाब Preempt कर लिया दिया आपने। कि आप ये पूछेंगे, तो मैंने 2012 से 2017 तक, अगर मैं सही हूँ, वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे, तब भी आप पार्टी अध्यक्ष थे, तब भी टकराव होता था। और अब उनके सुपुत्र विक्रमादित्य जी आपकी सरकार और सरकार की नीतियों पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेच लगाते रहते हैं। युवा है, बोलने का अधिकार है, और अच्छी बात है, उसे लगता है कि ये वो अभी सीख रहा है, अच्छा है। विक्रमादित्य सिंह आजकल योगी जी के इतने बड़े फैन क्यों बन गए हैं? नहीं, योगी जी के फैन नहीं बने। कभी बुलडोजर, कभी कहते हैं रेहड़ी पटरी की जो दुकान है वहाँ पर आप मालिक का नाम लगाइए, कभी बुलडोजर, ये सब क्या है सर? आप एक छोटी सी बात को इतना क्यों बड़ा बनाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उन्होंने उस समय की परिस्थिति के हिसाब से कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ये इसका राजनीतिक फायदा मीडिया वाले उठा रहे हैं, तो उन्होंने उसको करेक्ट कर दिया। मीडिया वाले उठा रहे हैं, आपकी पार्टी के ही लोग नाराज हो गए थे कि ये क्या बोल दिया उन्होंने, ये तो गलत है, ये तो फिर वही हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स हो जाएगी। देखिए, जब आप सत्ता में होते हैं, गलतियां होती है, उसमें सुधार होता है, तुरंत प्रभाव से सुधार हो जाए। समझाते नहीं उनको, आपने खुद ही कहा बहुत युवा है। समझाता है, नहीं देखिए, समझाते तभी तो आगे ठीक करते हो। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण क्यों होने दिया गया? उसके बाद उस पर बुलडोजर चलने की बात, फिर कोर्ट में जाकर मामला का पहुंचना। बतौर सीएम साहब, संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण के मुद्दे पर आप क्या बताएंगे? देखिए, दो चीजें बताओ, इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं होती। 400, 300, 400 लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित थे। उन्होंने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ वो मेरे समय नहीं हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे। रातों रात एक साल में नहीं हुआ, और उनके जो शहरी विकास मंत्री थे उन्होंने उसके लिए पैसा भी दिया। दो मुही बात नहीं होनी चाहिए। इस प्रदेश की संस्कृति ये है कि इस प्रदेश के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो आए, उन्होंने कहा जो अवैध निर्माण है हम इसको गिराएंगे। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि उसी समुदाय के लोगों ने स्वीकार किया कि हम इसको गिराएंगे, उन्होंने लिख के दे दिया, उसका फैसला आ गया। तो कॉर्पोरेशन के बुलडोजर होंगे या उनके पर्सनल अपने करेंगे वो, प्राइवेट बुलडोजर? अगर वो बोलेंगे कॉर्पोरेशन को तो वो करेंगे। बुलडोजर नहीं है तो हमारे यहाँ बुलडोजर नहीं हुआ तो चल नहीं सकते। बुलडोजर वाले नहीं, हाँ, थोड़े से तोड़ते हुए। हमने सुना आप ऑल्टो अपनी खुद ही चलाते हैं, तो आप ही की गाड़ी में चलेंगे? और 20 साल पहले जब मैं एमएलए बना था ना, तो मैंने अपने पैसों से ऑल्टो खरीदी थी। अच्छा, तो वो ऑल्टो मेरी वास्तविकता का परिचय है। अब बात आर्थिक संकट की करते हैं। आर्थिक संकट में जो मोटे तौर पर डेटा है आरबीआई की तरफ से जारी किया हुआ, 2011-12 में लगभग 28 से 30 हजार करोड़ का कर्ज था हिमाचल का। वो 23-24 आते आते 95,000 करोड़ हो गया है। अगर ऐसा है तो फिर इस आर्थिक संकट के लिए कौन जिम्मेदार है, सीएम साहब? आज मैं आपको कह रहा हूँ कि जब बीजेपी की सरकार गई, 85,000 करोड़ का कर्ज छोड़ गई थी, 10,000 करोड़ की 6th पे कमीशन की लायबिलिटी छोड़ गई थी। कर्ज के बाद कर्ज की अदायगी भी होती है, वो आपने नहीं देखा, अदायगी भी साथ हो रही है। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही है सभी विभागों में कि हमको बजट दे दो, हम बजट के साथ काम करेंगे। मैं उस सिस्टम को ठीक कर रहा हूँ। हम व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। सत्ता में सत्ता सुख नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, और व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखते हैं। आपके घर का खर्च आजकल कैसे चल रहा है? मुझे ये सवाल तो वैसे मैम से करना चाहिए। हम तो आपने और मंत्रियों के आपने सैलरी रोक दी है, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में देरी हो रही है, तो ये क्या उसी पैसे के संकट की वजह से नहीं है, सीएम साहब?
पहली बात ये है कि जो मंत्रियों की सैलरी सिंबॉलिक थी कि हम फिस्कल डिसिप्लिन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो राज करते हैं वो अपने पर डिसिप्लिन लाए। पूरे देश में ऐसा हो गया, पूरे देश में ऐसे लगने लगा कि हिमाचल तो पता नहीं क्या होने लगा। पर सरकारी कर्मचारियों से कोई आवाज आपने नहीं, सैलरी छोड़ी ना। सुनो, सरकारी कर्मचारियों से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने हमारा साथ दिया और इस पिछले महीने हमने 1 तारीख से दी। पेंशनर्स को हमने बोला कि हम 10 तारीख के बाद उनका भी रेगुलेट करके उसको भी हम रेगुलेट करेंगे। मैं तो अभी डीए देने जा रहा हूँ। तो मैम से जरा पूछते ना, मैम आप लोग को दिक्कत हो रही है? हमारे तो 10-12 हजार 15 हजार से ज्यादा कोई तो शिकायत नहीं करती घर खर्च के लिए? कहाँ से पैसे? कहाँ ले सैलरी जाना, नहीं ले कितने रहे आप, करने छोड़ का खर्चा कितना होता है घर में फालतू? अगर खाने पर तो 10-15 हजार किसी का भी नहीं खर्चा होता, आपका भी नहीं। बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ना वो ही लगते हैं ना सारा। एक स्टेट में टॉयलेट टैक्स लग जाएगा, मतलब क्या सोचती है इसके? कैसे शब्द बीजेपी ढूंढ के लाती है, बहुत अच्छे शब्द ढूंढ के लाती है और इनके नेता दिल्ली से फिर उस वर्ड्स को ना ट्रेवल करवाते हैं। आपके चैनल से करवा देंगे, दूसरे से करवाएंगे। एक भी शब्द कहीं टॉयलेट टैक्स का नहीं है। 2018 में जयराम ठाकुर जी थे, उसकी नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, उन्होंने उसको लगाया कि जो अपना प्राइवेट पानी यूज करते और सीवरेज गवर्नमेंट की यूज करते, तो सीवरेज सेच के रूप में जो एक्स्ट्रा शीट लगाएगा होटल्स वाले, तो उनको सीवरेज सेस देना पड़ेगा। और हमने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। और उसमें क्या था कि उस रेक्टिफिकेशन में क्या था कि 5 स्टार होटल है वाइल्ड फ्लावर हॉल का, ताज है यहाँ जी, सब बड़ होटल है, हम उनको किस प्रकार की सब्सिडी दें? क्यों फ्री करें? करोड़ों रुपए इनकम टैक्स देते तो क्या वो 1 रुपए की सब्सिडी और ये पानी का बिल नहीं दे सकते? उस प्रकार की नोटिफिकेशन में वो थी। ये हमारी सब्सिडी तो सारे बड़े लोग खा जाते हैं। अब सीमेंट इंडस्ट्री अदानी जी की है, 13 लाख करोड़ मिलता है, उनको 1 रुपए की सब्सिडी देने का कोई मतलब बनता है? वाइल्ड फ्लावर हॉल है, उसको 1 रुपए की सब्सिडी देने का। तो ये सारे पानी के टैक्स बीजेपी ने 5,000 करोड़ की फ्री रेवडीज बांटी थी, फ्री वीज बांटी थी 5,000 करोड़ की 2022 में चुनावों से पहले। ये जरूर दिखाना। पर आपने भी तो कितने वादे किए थे सर? हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस दी, जिसको 3,000 रुपया मिलता था उसको 30,000 रुपया मिल रहा है। हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको 1,500 रुपये दिया। दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है 45 रुपए पर परिवार हमने फिक्स किया कि हम 10 किलो दूध एक परिवार से खरीदेंगे। 45 रुपए गाय के दूध का, भैंस के दूध का 55 रुपए। हमने ये रिफॉर्म्स किए ना, तभी हम 40 पर दोबारा आए। जुबान पे जब्त होगी तो लोगों ने हमको बोला कि हिमाचल में हमको वोट दिया उन्होंने। अगर हमारी इतनी बुरी हालत होती तो जो ऑपरेशन लोटस इन्होंने क्या होता वो सफल ना होता।